वजह से वो नाराजगी की पहली जो सीढ़ी चढ़ी गई, वो पहली सीढ़ी नाराजगी की थी यही कि सुपर सीएम छोटे नवाब बन गए। खैर, अब अभी एकनाथ शिंदे ने कहा है कि भ्रष्टाचार करके, महाराष्ट्र को लूट करके जब ये मुख्यमंत्री थे और आज भी इनका ये लूट बदस्तूर जारी है अपने अकाउंट से, ये सेटिंग गेटिंग आज भी इनका चल रहा है। तो एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये पिता पुत्र बार बार लंदन की यात्रा करते हैं और उसमें भी लंदन की यात्रा में एक दो व्यवसायी से इनके बड़े अच्छे संबंध हैं। आपको याद होगा, महाराष्ट्र में कोविड के दौरान दो स्टेट थे देश में जहां सबसे पहले वायरस डिटेक्ट हो जाता था। एक स्टेट था केरल और दूसरा स्टेट था महाराष्ट्र। आपने अगर कोविड को ठीक से ट्रैक किया या आपकी स्मृति अभी भी बची हुई होगी, तो आप ध्यान कीजिए कि कोविड के दौरान जो सबसे पहला वायरस पकड़ा जाता था, उसमें सबसे पहले केरल और दूसरा महाराष्ट्र। क्यों ऐसा होता था? ये लेफ्ट इकोसिस्टम मिलकर के पूरा तांडव कर रहे थे कोविड में, जो हमारे प्रधानमंत्री के नजर से चूक हो गई, प्रधानमंत्री पकड़ नहीं पाए। ये पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम का ये पूरा जाल था, पूरी दुनिया में फैलाया हुआ ये जाल था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री उसको रीड नहीं कर पाए। खैर, उस वक्त क्यूबाइब नेटवर्क आपका अकेला नेटवर्क था जो प्रधानमंत्री को इस पूरे कॉन्स्पिरेसी का, इस पूरे फ्रॉड का एक एक पल की जानकारी देने की कोशिश करता रहा। जिस नेटवर्क पे मैं हूं अभी, उस नेटवर्क को कई बार बंद किया गया क्योंकि इन माफियाओं ने उसके बारे में जो कुछ भी चर्चा करते थे तो वो बंद कर देते थे। फिर भी हम लोगों ने मेल के जरिए, संदेश के जरिए, नेताओं को कह करके प्रधानमंत्री को हम आगाह करते रहे और तब शायद जाकर के अदालत भी गए, हम लोग अदालत में भी लड़ाई लड़े, तब शायद जाकर के आपको बूटी मैंडेट नहीं किया गया। खैर, उस दौरान इस शख्स ने, मैंने क्यों जिक्र किया उसे समझने की आवश्यकता है और क्यों एकनाथ शिंदे के आरोप में दम लग रहा है। उस दौरान बड़े बड़े व्यापारियों के ये संपर्क में थे, उसमें एक बूटी बनाने वाला भी था, बूटी बनाने वाले के संपर्क में था। अब बूटी बनाने वालों ने वो जो आधार पूना वाला है ना, ये आधार पूना वाला जो कि घोड़ा वाला था, जिसने प्रचारित किया कि हमने बूटी बना लिया, बूटी बना लिया, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा दिया, खरीदा, झूठ बोला, ठगा। 17 रुपए में बूटी देने की बात कहता था ये शख्स और 2700 रुपए तक में भी इस शख्स ने बेचा। इतना बड़ा फ्रॉड, लाखों करोड़ का प्रॉफिट कमाया कोविड के दौरान। इस शख्स ने 3000 करोड़ रुपए दिए शरद पवार के परिवार को, 3000 करोड़। अब कहा जा रहा है कि यह मुख्यमंत्री के साथ मिलकर के कोविड के दौरान बड़ा घपला किया और सारे पैसे, चूंकि लंदन में इसका पूरा खेल था, एस्ट्राजेनिका के साथ इसका कोलैबोरेशन था। ये जो बूटी बनाता था ना, जो कोविशील्ड आप देखते थे ना, वो बेसिकली एस्ट्राजेनिका है, जिसको हमारे लोगों ने कह दिया कि भारतीय आ गया, भारतीय कोविड हो गया, इंडिजिनस इंडिजिनस वैक्सीन, इंडिजिनस वैक्सीन। कोई इंडिजिनस वैक्सीन नहीं था। ये फ्रॉडस्टर लोगों ने टेक्नोलॉजी बाहर की थी, उसको लेकर के ये काम कर रहा था। खैर, उस प्रकरण पे मत जाइए। अभी इस पर आइए कि इनका साठगांठ क्या था उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री से। 2.5 साल उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे, एक बार भी दफ्तर नहीं गए। ऐसा इकबाल था। बहाना क्या दिया? वो बीमार थे उद्धव ठाकरे, कोई बीमारी नहीं थी, सारी डीलिंग चल रही थी मातोश्री पर और आंगड़िया के तरफ फोन हो जाता था लंदन में और फिर लंदन में पैसे की पार्किंग हो रही थी। ये अब संगीन आरोप लगे हैं। रामदास कदम ने एक और विस्फोटक जानकारी जो पहले दी थी, अब वो भी प्रकाश में आ गया है और ठीक मुंबई महानगर पालिका चुनाव के पहले। दूसरा बम क्या है मित्रों, तो क्यों फिर चर्चा में है? दूसरा बम है कि बाला साहब ठाकरे की जब मृत्यु हुई थी तो 2 दिनों तक बाला साहब ठाकरे का क्रेमेशन नहीं हुआ, उसे रखा गया। बहानाबाजी कुछ और रही। मृत्यु पहले हो गई थी, घोषणा बाद में हुई या भगवान जाने, छुपा के रखा। मतलब मृत्यु 2 दिन पहले ही हो गई,
बाला साहब ठाकरे के मृत्यु के बाद एक वसीयतनामा प्रकाश में आ रहा है। उसी वसीयतनामा का जिक्र रामदास कदम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वसीयतनामा में सारी जो मिल्कियत थी बाला साहब ठाकरे की, सारी संपत्ति, इवन की राजनीतिक उत्तराधिकारी, इस सब का उन्होंने उस वसीयतनामा में जिक्र करवा लिया, अपने नाम से करवा लिया और उनका अंगूठा लगवा लिया या पता नहीं फर्जी सिग्नेचर करवा लिया। वो पूरा का पूरा फर्जी विल इन्होंने तैयार किया, वसीयतनामा उद्धव ठाकरे ने तैयार करवाया। अब ये बात खुली कहां से है? रामदास कदम और बाकी जो पावर गैलरी के लोग हैं, वो सुगबुगाहट है अभी पावर गैलरी में कि राज ठाकरे जो अभी मुलाकात करने गए थे उद्धव ठाकरे के साथ, तो मुलाकात में कुछ पल, कुछ मिनट, आधा घंटा तो बड़ा सहज रहा माहौल, बहुत ठीक रहा। लेकिन उसके बाद बड़ी तीखी नोकझोंक हुई है दोनों भाइयों के बीच में। और नोकझोंक का आधार क्या बताया जा रहा है? नोकझोंक का आधार बताया जा रहा है कि राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे से कहा कि भाई ये जो चर्चा हो रही है कि तुमने फर्जी बिल बनाई है, फर्जी वसीयतनामा तैयार किया है चाचा जी का, उसकी सच्चाई क्या है? अगर ये सच है तो वो बताओ, और अगर ये गलत है तो रामदास कदम के खिलाफ जो है सो मानहानि का मुकदमा करो। क्यों नहीं कर रहे हो? वो तुम्हारा मान मर्दन कर रहा है, इतना बड़ा आरोप तुम्हारे खिलाफ मढ़ रहा है, तुम मौन क्यों हो? तुम चुप क्यों हो? तो उद्धव ठाकरे उस पर कुछ नहीं बोल रहे थे। राज ठाकरे ने कहा कि इसका जवाब देना चाहिए, अगर तुम चुप रहोगे इसका मतलब है कि रामदास कदम का जो आरोप है उसको दुनिया सच मानेगी और फिर ये सवाल सबके मन में उठेगा। तो दोनों भाइयों के बीच में जबरदस्त नोकझोंक हुई है, ये भी खबर अब पावर गैलरी में आ रही है। तो आपने देखा होगा कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक बार तो मिल लिए, दो बार मिल लिए, उसके बाद फिर वही रास्ते हैं। उसके बाद राज ठाकरे गुलदस्ता लेकर के चले गए, कहां पर चले गए? फडणवीस जी के यहां। क्योंकि ये बाप बेटा भी गुलदस्ता लेके पहुंचता था, उधर राज ठाकरे भी गुलदस्ता लेकर के फडणवीस के दरबार में हाजिरी लगाना शुरू कर दिया। उनको लगा कि ये मौका है फडणवीस जी से राब्ता बढ़ाने का। फडणवीस जी से दूरी नहीं बढ़ाए हम, फडणवीस से रिश्ता और ठीक कर लें। तो एक दो बार तो आपने फोटोग्राफ देखे होंगे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ साथ के, लेकिन उसके बाद कोई तस्वीर फ्रीक्वेंटली मीडिया में नहीं आई है। अब ये कहा जा रहा है कि बहुत दूरी तो नहीं, लेकिन बहुत नजदीकियां भी नहीं है दोनों भाइयों के बीच में। दोनों भाइयों के बीच में बहुत नजदीकी नहीं है। और वो विधानसभा चुनाव के लिए वो आए थे, विधानसभा चुनाव के बाद अभी जो महानगर पालिका का चुनाव है उसके लिए वो आए थे। राज ठाकरे का बेटा भी हार गया। राज ठाकरे की तो मिट्टी पलीत पहले ही हो गई थी। जैसा कर्म करेंगे राज ठाकरे उत्तर भारतीयों पर, या जो भी महाराष्ट्र में बाहरी लोग हैं, अन्य राज्यों के लोग हैं, उनके खिलाफ एमएनएस के गुंडे क्या व्यवहार करते हैं, पूरी दुनिया देखती है, ऊपर वाले भी देखते